CDSL के आंकड़े देख रहा था जिसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के आंकड़े जो कहते हैं यहाँ पर, तो टाटा मोटर्स जो है उसमें 67 लाख इन्वेस्टर्स के आसपास के जो है, CDSL के आंकड़े की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उसमें जो है वो टाटा मोटर्स का जो नंबर है वो निकल कर आता है यहाँ पे। 67 लाख इन्वेस्टर्स हैं मैम करीब करीब यहाँ पर, और जो होल्डिंग है काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, रिटेल का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। और मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि पेन जो है वो सबसे ज़्यादा रिटेल में ही है इस समय है, पोर्टफोलियो लाल है। टाटा मोटर्स में क्या किया जाए मैम, पैसेंजर व्हीकल में बहुत ज़्यादा जो है हो गया मैम टाइम, बुरा वक्त घट ही नहीं रहा है यहाँ पर। पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि किस तरीके से जो है दबाव आता हुआ देखा, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए। फिर हमने देखा कि साइबर अटैक हो गया है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें जो चलती चली जा रही हैं। जो इस बार के Q3 रिजल्ट्स आए वो JLR के ऊपर इम्पैक्ट डालते हुए दिखे काफ़ी ज़्यादा। JLR की जो सेल्स वॉल्यूम था वो घटता हुआ दिखा। क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स में? टाटा मोटर्स को आप एग्जिट वैसे तो नहीं ले पाएंगे, एक स्टॉप लॉस रखो, उस स्टॉप लॉस के हिट होते ही एग्जिट ले लेना। और मेरी नजर में वो स्टॉप लॉस अभी 309 पर चल रहा है, 300 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और अगर ये हिट हो जाए तो पोजीशन एग्जिट कर देना। एंट्री कब करना, जब ये 260 और 70 पर जाए। और व्हेन आई एम सेइंग कि ये पॉसिबिलिटीज है, सो आई सी दोज पॉसिबिलिटीज। तो फिलहाल के लिए, क्योंकि आपसे स्टॉप लॉस कटेगा नहीं, वो तो मैं समझ गई, जो लोग क्योंकि ये स्टॉक ही उतनी क्वालिटी स्टॉक है जिसको आप हमेशा यही चाहता है हर कोई कि इसको हम रख सके। बीइंग एन इन्वेस्टर, बीइंग एन एनालिस्ट, मैं भी यही बोलूंगी। बट व्हेन प्राइस सजेस्टिंग समथिंग, उसको फॉलो करो, क्योंकि आप सही दाम पर सही चीज खरीदोगे, सही डिसीजन लेते हुए, तो ही आप पैसा बचा करके बढ़ा पाओगे। एंड दिस इज द टाइम यू शुड मेंटेन एन एसएल एट 300, रीबाइंग 260 270 की रेंज में वापस उतनी ही क्वांटिटी से आप कर सकते हो। सो व्हाट यू आर गोना डू विद इट, कि एक तो आपने 10 से 12% का लॉस को कम करने की कोशिश की है, और आपका एंट्री बेटर हो जाएगी। तो जिस प्राइस पर मैं आपको एंट्री सजेस्ट कर रही हूँ, वहां से रिवर्सल की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है। अलॉन्ग विद दैट, बाय द टाइम 260-70 आएगा, आपकी मार्केट की गिरावट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, बी इट ब्रॉडर इंडेक्स यानी निफ्टी या फिर ऑटो सेक्टर। ठीक है यहाँ पर, तो ये जो चीज़ है मैं हमने यहाँ पे बता दी अपने दर्शकों को। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है रिटेल का, जिसमें दूसरे नंबर पे येस बैंक आता है। करीब करीब 63 लाख जो है यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं। मैम येस बैंक में क्या किया जाए? येस बैंक को लेकर भी एक बुरी स्टोरी कही जाती है यहाँ पे, और कहा जाता है कि भाई देखिएगा आने वाले दिनों में एक अच्छा स्टॉक बन के उभरेगा, फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, अब स्थिति काफ़ी बेहतर होती दिख रही है। जब जापान की तरफ से भी यहाँ पे जो बैंकिंग की तरफ से जो यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी गई, उसके बाद भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। सुमितोमो मुत्सुई जो यहाँ पे हिस्सेदारी उनके ज़रिए खरीदी गई येस बैंक के अंदर, हालांकि मेजोरिटी नहीं हो पाई, लेकिन मैम फिर भी आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे येस बैंक को लेकर? यस बैंक को फ्लैशबैक में जाएंगे। कितने लोगों ने 21 रुपए 20 रुपए पर अपने एसएल को काट लिया था? नहीं काटा तो देख लो, ये 18 के आसपास आने जा रहा है, और ये 16 17 18 रुपए की रेंज में आएगा। वही व्यू है अभी भी। तो सुनेंगे समझेंगे तो पहले से आप एक्शन देखिए। एनालिसिस का अभी वीकनेस है। पहली बात, आपके सवाल का जवाब ये है कि ये वीकनेस है। एनालिसिस का फायदा, दूसरी बात ये कि आपको तब होगा जब आप उसको सुन के एक्शन ले। अदरवाइज मैंने तो अपने तर्क रख दिए थे। अभी किसी ने पूछा था कि मैडम आप मतलब 26,200 पर 100 पर आप 24,700 की बातें, 24,200 300 की बातें कर रहे हो, तो आपको डर नहीं लगता? मतलब तो मैंने बोला था कि मैंने तो अपना एनालिसिस दिए, नंबर्स दिए कि क्या आ सकता है, डरना तो आपको चाहिए। जब एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि इसका ये फ्यूचर लग रहा है, तो जो लोग 21 पे नहीं निकले, फिर 20 पे भी नहीं निकले, अभी आप देखो 18 रुपए आ रहा है और 17 भी आएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि चीजों को ठीक से देखो। अभी रही बात कि इसमें व्यू क्या है, स्टिल बेरिश है, 17 रुपए की तरफ ये जा रहा है। 17 रुपए पर खरीदना है क्या? ना। वहां पर देखेंगे कि कोई टेक्निकल या कुछ एस्पेक्ट बन रहा है, न्यूज फ्लो कुछ अच्छा, प्राइस एक्शन एंड मैक्रो फैक्टर दोनों सपोर्ट करने चाहिए। अगर दोनों सपोर्ट होती है तो बात बनती है। तो इसमें अभी वो बात नहीं है जिसके हम हैं मुरीद, क्योंकि इसके ऊपर जाने की अभी कमी है होगी, तो फिलहाल के लिए अवॉइड करेंगे। ठीक है मैम, ये आपने यहाँ पे क्लैरिटी इस स्टॉक के ऊपर भी दे दी, येस बैंक के ऊपर। और दर्शकों के भी बहुत सारे सवाल हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, और काफ़ी झड़ी लगी हुई है सवालों की यहाँ पर। और क्योंकि पेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा। एनटीपीसी के ऊपर मैम क्या सलाह रहेगी? एनटीपीसी ग्रीन के ऊपर हमारे दर्शक का सवाल है यहाँ पे पूजा जी का, और ये करें 99 के भाव पर 200 शेयर्स खरीद रखे हैं, सेल आउट करें या होल्ड करें? मैंने कितने की बाइंग दी थी आपको? मैंने तो नहीं दिया था आपको 99 का। और अगर आपने 99 की बाइंग कर भी ली है तो आपने 106 पर टारगेट प्रॉफिट भी बुक नहीं किया। तो ये सवाल मैं कैसे जवाब दूं आपके इन मासूम से सवालों का?
खैर बात ये है कि अभी ये पुल बैक की तरफ जाएगा। एनर्जी सेक्टर पे मैं गिरावट के आपको सुबह ही बता चुकी हूँ कि गिरावट है वहाँ पर। मान लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फँसोगे। एंड आई डोंट वांट यू पीपल, इसीलिए मैं एडवांस में कई कई जब मुझे मौका मिलता है तो मैं 2-3 बार भी बोलती हूँ वो बातें, ताकि आप एक्शन लें, बचें। अब रही बात एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी अभी 94 समथिंग है, तो इसको आना है अभी फिर से 90 के आसपास। अगर आप मैनेज कर सकती हैं, फिलहाल निकल जाइए। री एंट्री 88 से 90 की रेंज में दोबारा बनाइए विद द व्यू कम से कम 6 महीने होल्ड करेंगे, और उसमें स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 78 का, 78 रुपए का एसएल मेंटेन करिएगा। एंड अगेन आपको 100 से 115 रुपए के टारगेट मिल सकते हैं। याद रखो, एक स्टॉक जो 1 साल में रिटर्न देता है, अगर वो 1 दिन में या 2 दिन में दे रहा है, क्योंकि हमने इसको बाय कराया था आपको 89 पर और 106 का टारगेट दिया, 104 का टारगेट दिया था, थैंक गॉड वो हिट हो चुका है। तो एक स्टॉक जो आपको 1 साल में इतने रिटर्न देता है, तो उसका नेचर है कि वो पुल ऑफ करेगा। प्राइस हमेशा इन्फ्लेटेड नहीं रह सकता, ये चीज आप समझ लीजिए। अब इसको डिस्काउंट पे आना है, 89-90 के आसपास आए तो खरीद लीजिए, फिलहाल निकल जाइए। ठीक है मैम, एक ट्रेन इन रेन हमारे व्यूअर कह रहे हैं हर्ष जी बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ रिप्लाई। मैम सिंथिको फॉइल्स जो है इन्होंने 1500 शेयर्स खरीदे हैं 456 के भाव पे। कह रहे हैं अंबाला मैम मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मैं सेल करूं, क्या करूं यहाँ पर, प्लीज़ रिप्लाई। आपको इसमें एग्जिट मिलेगा, ये इट्स काइंड ऑफ अ लिक्विड स्टॉक। तो जो भी है आप इसमें अपनी पोजीशन को आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए अगर इफ यू कैन मैनेज। 1800 रुपए स्ट्रेट, 1800 रुपए का ट्रेडिंग लगाइए। एंड प्राइस चार्ट पर तो आपको ये 2000 और 2100 जाते हुए दिख जाएगा, बट ट्रेलिंग लगा के जरूर रख लीजिए। एंड इन माय ओपिनियन यू शुड प्लेस अ टारगेट, जो भी इसका सर्किट है वहां पर अपना ट्रेलिंग लगा के रखो, टारगेट लगा के रखो, ताकि एग्जिट मिल जाए। बिकॉज लिक्विड स्टॉक लग रहा है, ये यहाँ पर एग्जिट जल्दी से नहीं मिलते हैं। सो प्लीज केयरफुली रहिएगा, ताकि आपको प्राइस ऊपर जाए तो उसका फायदा मिले। अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि इन स्टॉक्स में सिर्फ प्राइस नंबर पे दिखता है, प्रॉफिट में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है मैम। इसके अलावा मैम यहाँ पर जो है टाटा स्टील जो है करीब 58 लाख के आसपास रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पर, नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो। यहाँ पर मैम टाटा स्टील में क्या करना चाहिए? यहाँ पे स्टील को लेकर हम लोग देख ही रहे हैं, यहाँ पे मेटल्स को लेकर स्टॉक्स में पहले तेजी रही, लेकिन अब दबाव देखने को मिल रहा है, क्या सलाह रहेगी? अभी और दबाव रहेगा, मैंने बोला है 170 के आसपास, 170-75 आना है इसको, और लिटिल मोर वाइडर 175 से 165 के रेंज में आना है। अभी 185 है, अभी भी लगता है तो आप देख लीजिए आपके हिसाब से। मेरी नजर में यह भी डाउनसाइड कंटिन्यू करेगा। एंड आई एम हैप्पी कि टाटा स्टील, मैंने 210 टारगेट दिया था पहले, जब इसको 165-70 पर बाय कराया था, कितना टारगेट जाएगा, उससे पुरानी बाइंग की बात नहीं करेंगे, रिसेंट बाइंग की बात करते हैं। फिर वहां से बेच दो, ये भी बोला था। तो बेचते बेचते जो आपको टारगेट दिया था कि 195 पहला टारगेट होगा और 180 दूसरा, वो हिट हो चुका है, और थर्ड टारगेट आपको लगभग 170 का आएगा। सो आई विल स्टिल कंटिन्यू विद दैट। और थैंक गॉड कि ये मतलब कुछ दिनों के अंदर ही हो गया है, कुछ हफ्तों के अंदर ही, और ये टारगेट की पॉसिबिलिटीज है, और वही फिर वहां से आपको रिवर्सल के लिए बाइंग करना है। बट ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 170-65 की रेंज में बाय करें और तुरंत वहां से रिवर्सल आएगा, नहीं। इट गोना पास सम टाइम लगेगा, कंसोलिडेशन फेज जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट से चीजें सुधरेंगे, मैक्रो फैक्टर, तब जाकर के स्टॉक नया रुक लेगा। बट अभी के लिए डाउनसाइड कंटिन्यू है। ठीक है, डाउनसाइड कंटिन्यू है यहाँ पर। और इसके अलावा आप सुजलॉन की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि सुजलॉन तो आप रिटेल तो अच्छा खासा पोजीशन पे बैठे हैं मैम, ये जो है इसमें दर्द कम नहीं हो रहा। और आप देखते देखते हम लोग तो ये सोच रहे थे कि भाई 100 के पार जाएगा, यहाँ पर आगे बढ़ेगा, लेकिन ये तो बहुत ही गिरते गिरते मैम 40 के भाव के आसपास आके खड़ा हो गया यहाँ पे। पिछले हफ्ते इसने अपना नया लो बनाया, 52 लो 38 के आसपास आता हुआ दिखा यहाँ पे। अब करीब देखिए 40 के आसपास अभी भी है मैम, आज भी गिरावट है। कितनी और गिरावट बाकी है? कुछ हालात सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे? ये भी 22,000 के लेवल का इंतजार किया जाए इसमें भी मैम? इसमें 37 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए, कि अगर आपका 37 रुपए का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो फिर आप उस पोजीशन को छोड़ सकते हैं। फिलहाल जो भी पोजीशन है आप इसको जितना है उतना चाहे तो रख सकते हैं। स्टॉप लॉस इन नॉन नेगोशिएबल टर्म्स पे 37 का मेंटेन करो, बिकॉज अगर 37 के नीचे जा रहा है मतलब 31-32 भी जाना है। एंड परसेंटेज वाइज वो बड़ा डिप होगा, डीप डिप होगा फिर वो। तो और रही बात, एक चीज यहाँ पर पॉजिटिव क्या बदली है, वो ये कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1% लगभग एफआईआई का स्टेक इसमें इस बार इंक्रीज हुआ है, तो इट्स अ रिलीफ। और अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पर देखेंगे तो 1.75% से इंक्रीज हुआ है। सो अगेन पॉजिटिव साइन है। इस चीज से इंडिकेशन ये मिल रही है कि बहुत जल्द इस स्टॉक में आपको एक रिवर्सल स्टोरी क्रिएट होते हुए दिख सकती है। बट
किस प्राइस से होगा उसमें अनसर्टेनिटी अभी भी है, इसलिए 37 का स्टॉप लॉस लगा के रखो। और जब दोबारा बाइंग की अपॉर्चुनिटी अगर 37 ब्रीच हो गया तो तब दोबारा कहाँ खरीदना है, लेट यू नो पीपल। बट अभी के लिए जो भी पोजीशन है 37 शुड बी द स्टॉप लॉस। ठीक है मैम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्या किया जाए? एक और स्टोरी है मैम, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके कहा जाता है भाई जो निवेशक जो है महंगे स्टॉक्स HAL की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, दूसरे महंगे की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, तो वो BL की तरफ देखते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। पिछले कुछ समय में मैम वैल्यूएशन के लिए अगर कहा जाए इस मोर्चे पे तो काफ़ी फिजिबल होते हुए दिखे, गिरावट आते हुए दिखी है। स्टॉक 500 के भाव से भी हमने देखा वहाँ पर, अब 3% के आसपास छूटा हुआ 426 के भाव के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है या फिर जो डिफेंस स्टॉक्स में अभी पेन पॉइंट और बाकी है? डिफेंस स्टॉक्स में पेन पॉइंट बाकी है जी। एट लार्जर बेस पर अगर मुझे कहना है तो पहले ये स्टेटमेंट होगा। दूसरा, थर्सडे यानी 12 मार्च को हमने BEL का 460 का पुट ऑप्शन बाय किया था 17 रुपए के आसपास पर, और विद अ व्यू कि BL गिरेगा। ये हमने अपने मेंबर्स को ट्रेड रेकमेंड किया है 12th ऑफ मार्च को। तो ये हमारा एक रीसेंट ट्रेड एक्टिविटी रहा है मेंबर्स के लिए, इसलिए डिस्क्लोज कर रही हूँ। बाकी व्यू समझ आ चुका होगा फिर कि पुट बाय किया है। मैं पुट सिर्फ तब बाय सजेशन देती हूँ, बेरिश व्यू एक अलग बात है, लेकिन पुट सिर्फ तब बाय कराती हूँ जहां पे मुझे लग रहा है कि हाँ ऑप्शन वाला रिस्क ले सकते हैं। तो वी टुक दैट रिस्क। अब व्यू मेरा बहुत क्लियर था कि इसमें गिरावट कंटिन्यू होने वाली है। और रही बात कि अब क्या करें, तो अभी भी जो व्यू है वो बेरिश है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपकी बाइंग कितने की है। इफ एनीवेज अगर आपकी बाइंग 430 के ऊपर की है, दिस इज द टाइम यू शुड टेक एन एग्जिट। व्हाई? बिकॉज फर्दर इसको 400, अब यहाँ पर चीजें बदल रही है। देखिए वॉर के बाद से लेवल्स और सब चीजें बदल रही है। आई एम रिपीटिंग, since the war has started, the scenario of the market has changed. Now your broader market got into territory of the weakness. तो जब broader market में weakness होती है तो वहां पर हर जगह पे वीकनेस कंटिन्यू होती है। मैं कोविड का रेफरेंस याद दिला रही हूँ क्योंकि कोविड के रेफरेंस से 2-3 बार बात हो चुकी है आपकी तरफ से भी। तो कोविड वाला समय ऐसे था, फार्मास्यूटिकल स्टॉक भी गिरे थे जनवरी फरवरी मार्च की। अगर आप टाइम मंथली कैंडल देखना, यू विल अंडरस्टैंड कि ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जहां पर कोई भी सेक्टर अछूता नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ कोविड की बात नहीं आ रही इस बार, या किसी कोई ऐसी महामारी जैसी कंडीशन है। यहाँ पर एनर्जी की प्रॉब्लम है। एनर्जी हर सेक्टर को चाहिए और उतनी ही चाहिए जितनी कि हमें किसी जितनी ए सेक्टर को चाहिए उतनी बी को भी, उतनी सी को भी। तो एनर्जी डिसरप्शन या एनर्जी कंस्ट्रेंट अगर आता है तो हर सेक्टर के मार्जिन्स पर दबाव बढ़ता है। अब इस चीज को आप समझ लेंगे क्लियर भाषा में तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर आप सवाल पूछेंगे दोबारा तो आप देख लीजिए। बट फिलहाल के लिए BEL 405 पर आते हुए मुझे लगता है, 431 पर अभी चल रहा। ठीक है मैम, जियो फाइनेंस के ऊपर क्या व्यू रहेगा आपका? जियो फाइनेंस एक और है यहाँ पर जो रिटेल का पार्टिसिपेशन भागीदारी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। इसके लिए भी कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी है यहाँ पर, तेज़ी से बदलती स्थितियाँ दिखेंगी इसके अंदर। आप कैसे देख रहे हैं? लेकिन अभी पिछले 2 क्वार्टर से बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स नतीजों के हिसाब से। जियो फाइनेंशियल में रिसेंटली मेरे ख्याल से आपने पिछले हफ्ते आप लोगों ने भी इसको कवर किया था, और देयर आल्सो हैज शेयर्ड माय व्यू कि मैं इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी देखती हूँ, बट आई एम लुकिंग फॉर अ वैल्यू बाइंग जोन। तो मेरी नजर में अभी जो एक स्टेप वाइज अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 230 से लेकर के अप टू 200 की रेंज तक आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। अगर आपको जो वर्ड यूज किया गया है कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में ग्रोथ आ सकती है, दैट इज पॉसिबल। लेकिन आप ट्रेडर बन के इसको हैंडल करने की कोशिश करोगे, आपको बड़ी चोट लग सकती है। तो इसीलिए फिलहाल के लिए अगर आपको इसको खरीदना है तो 230-200 की रेंज जो है, यानी 30 पॉइंट की रेंज है, या फिर कह लीजिए 15% की ये जो रेंज है, वाइड रेंज है, एक्यूमुलेशन जोन की तरह इसको ट्रीट करो और छोटे छोटे स्टेप्स में इसको बाय कर सकते हैं विद अ व्यू कि आप आज से 2 to 3 इयर्स इसको होल्ड करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म की स्टोरी पर आपको काम करना है तो आपकी बाइंग बहुत बेटर होनी चाहिए और पेशेंस होने चाहिए, तभी आप उसका पैसा बनाओगे, अदरवाइज लो। और स्टॉप लॉस आप चाहें तो वर्स्ट के सिनेरियो में इसमें 190 का एसएल मेंटेन करके चल सकते हैं। और मैं याद दिला दूं आप लोगों को कि जिन जिन स्टॉक्स में मैंने सेलिंग का व्यू बोला है, फिर से जियो फाइनेंशियल एक स्टॉक ऐसा आ गया है। हर्षी आपको भी याद होगा 290-95 पर आया, तब भी मैंने हालांकि 320-30 पर भी बोला था कि बेच देना चाहिए अभी क्योंकि महंगा है। फिर उसके बाद ये 290 के पास भी आया और आपने पूछा था कि अब क्या करें। दैट टाइम आई सेड कि ये 220-30 के पास में आना है, एंड थैंक गॉड इट्स द डे जहां पर ये 230 का लो आज ऑलरेडी लगा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि एनालिसिस का फायदा आपको सिर्फ तब मिलेगा जब आप एडवांस में उसको कर सके और आप उस पर एक्शन कर सके। बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए। मैम 2 शॉर्ट आंसर चाहूँगा, बस समय एकदम खत्म हो रहा है मैम।
बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस किए मैम। एक तो हमने येस बैंक, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, सुज़लॉन, जियो फाइनेंशियल, टाटा पावर पे भी हमने किया है यहाँ पे, और एनएचपीसी पे भी किया मैम। कोई ऐसा स्टॉक है, और जियो फाइनेंशियल के ऊपर भी कोई जो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पर वैल्यू बाइंग का मौका आ गया हो यहाँ पर ये? और दूसरा मैम एमसीएक्स के ऊपर क्या नज़रिया रहेगा आपका? एमसीएक्स तो मैं ट्रेड कर रही हूँ पोर्टफोलियो में, तो मैं ट्रेड कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट मतलब है मेरा उसमें पोजीशन, तो व्यू नहीं रख सकती, लेकिन व्यू बेरिश है, इतना समझ लीजिए कि मैंने उसको पुट से किया है उसको मैनेज। दूसरा, मुझे आज के मार्केट में अगर आप एक स्टॉक बोले कि पूरा यूनिवर्स रख दिया हमने स्टॉक्स का आपके सामने, क्या खरीदूं, अगर मेरे पास में टाइम है और मेरे पास पेशेंस दोनों है, तो मैं 2 साल के नजरिए से एनएचपीसी के साथ जाना चाहूंगी, विच इज एट 75.31 नाउ, एंड आई विल बी एबल टू, मतलब मैं उसमें आपकी सलाह ये दूंगी कि आप एक्यूमुलेशन इसमें ना 70 तक करना। अगर आप 70 रुपए तक 75 से 70 की इस रेंज के बायर बन सकते हो, सो दिस स्टॉक इज समथिंग अलग है, और इसमें आपको पैसा बन सकता है। कम से कम 100 से लेकर के 130 रुपए के टारगेट एनएचपीसी में बन सकते हैं। व्हाट शुड आई मेंटेन, व्हाट इज द स्टॉप लॉस आई शुड मेंटेन? मैं यहाँ पर एक स्टॉप लॉस स्ट्रेट वे में 65 रुपए का मेंटेन करके भी चलूं, जिसके हिट होने के चांसेस कम है। इट इज गोना मोर देन इनफ। और ये स्टॉप लॉस 2 से 3 साल का है। अगर 2-3 साल के अंदर भी अगर आपका 65 रुपए हिट हो रहा है तो छोड़ देना है, और 2-3 साल के अंदर के टारगेट है 100 से लेकर के 130 के, तो सब में से एक को चुनना है, एनएचपीसी को चुनो। और सुज़लॉन भी मैम? सुज़लॉन 37, सुज़लॉन अभी इट्स लाइक कि रिस्क है, मतलब 37 का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर सकते हो, ऑलरेडी रिटेल उसमें बहुत है, तो इसीलिए उसमें फ्रेश बाइंग की मैं सलाह नहीं दे रही हूँ अभी। सुज़लॉन में जो ऑलरेडी पोजीशन है उनके लिए सिर्फ एक ही सलाह है कि आप यहाँ पर 37 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि अगर 37 निकला तो 31-32 भी आ सकता है। इसीलिए अगर आप इस रिस्क को लेने में कंफर्टेबल हैं, इट्स लाइक 12% का रिस्क, करंट प्राइस से अगर आप 12% रिस्क लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप जो 12 भी नहीं है एक्चुअली, एक सेकेंड, क्योंकि फिर लोग क्या है, सस्ते आते हैं ना स्टॉक, तो लोग ज्यादा पोजीशन बनाते हैं, मतलब क्वांटिटी भी कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं। योर कैपिटल एलोकेशन शुड बी इक्वली वेटेड। आपका पैसा बराबर लगाएंगे तो आप हर एक स्टॉक की जो प्रोबेबिलिटी है उसको अच्छे से चेस कर सकते हो। हाउएवर सुज़लॉन का स्टॉक अगर आप आज बाय कर रहे हो, 2-3 साल का नजरिया है, फिर भी स्टॉप लॉस 37 बहुत नियर में रखूंगी, ताकि अगर मौका मिले बेटर बाइंग का तो हम वो कर पाए। तो अगर आप 41 के आसपास खरीदना चाहते हो, यू कैन, बट स्टॉप लॉस शुड बी एट 37, जिसमें के टारगेट हम बात कर चुके हैं 44, 52 एंड 60 के होंगे।